हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में आज हम चैप्टर 12 करने वाले हैं। चैप्टर आपका 12th है, गरीबी, ग्रामीण और शहरी। ठीक है, इस चैप्टर में हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों को हम देखेंगे। इसमें ये आपका इग्नू बीए कोर्स है और इसमें आपका सब्जेक्ट कोड है ESO 12, भारत में समाज, सोसाइटी इन इंडिया। इसके लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको करा रही हूँ, तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। इसके अलावा जो भी आपका सब्जेक्ट है आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको और वीडियो मिल जाएंगे। अगर उसमें नहीं है, अगर आप कोई और सब्जेक्ट का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप अपना सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम दोनों बताइएगा, तभी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा पाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ये कुछ परिचय दिया गया है जिसे आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको कराते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गरीबी की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में दिया गया है कि गरीबी की समस्या प्रारंभ से ही मानव समाज में विद्यमान रही है। ठीक है, जो गरीबी की समस्या है वो स्टार्टिंग से ही रही है। वास्तव में धन के अभाव को हम साधारण शब्दों में निर्धनता या गरीबी कह सकते हैं। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे। धन के अभाव को ही गरीबी या निर्धनता कहा जाता है। जब धन नहीं होगा तो इंसान वैसे ही गरीब हो जाएगा। ठीक है, यह सापेक्ष अवधारणा है क्योंकि इसका प्रयोग सदैव तुलनात्मक दृष्टि से देश, काल एवं समाज की स्थिति पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति अपनी और अपने आश्रितों की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करने तथा भली भांति पालन पोषण करने में असमर्थ हैं, उसे हम निर्धन या गरीब कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। गरीब हम किसे कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति जो कि अपने आश्रितों की, ठीक है, जैसे कि परिवार का जो मुखिया होता है उसके नीचे जो भी उसके बच्चे हैं या उसका परिवार जो भी है, अगर वो अपने बीवी बच्चों की या जिनकी जो भी उसके आश्रित हैं उनकी आवश्यकताएं अगर वो पूरी नहीं कर पाते हैं तो इस चीज को निर्धनता या गरीबी कहा जा सकता है। निर्धनता की धारणा वैयक्तिक ना होकर सामूहिक होती है। ठीक है, निर्धनता की धारणा, ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि निर्धनता की जो धारणा है वो वैयक्तिक ना होकर कैसी होती है? सामूहिक होती है। प्राचीन परिप्रेक्ष्य में यह धारणा गरीबी को इस प्रकार प्रस्तुत करने में सक्षम है कि प्रारंभ में मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए भी प्रकृति पर निर्भर रहता था। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपने सुना होगा कि जो बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं वो क्या थी? लोग कहते थे रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इन आवश्यकताओं के लिए भी व्यक्ति किस पर निर्भर था? प्रकृति पर निर्भर था, नेचर पर निर्भर था। और समाज विकसित नहीं था, क्योंकि जो समाज था हमारा वो विकसित नहीं था। तब यह गरीबी प्रक्रिया स्वरूप में विद्यमान थी। समय समय औद्योगिकीकरण के विकास के साथ साथ समाज का भी विकास हुआ। ठीक है, जैसे जैसे औद्योगिकीकरण का विकास हुआ वैसे वैसे समाज भी विकसित हुआ और प्रगति हुई, समाज की भी प्रगति हुई और मनुष्य द्वारा जीवन को सुखमय बनाने वाली अनेकों वस्तुओं का निर्माण किया गया, जिससे प्रकृति पर तो विजय प्राप्त कर ही ली गई, लेकिन सामाजिक आर्थिक प्रगति के लाभ में कुछ लोग पिछड़ गए। ठीक है, और दो वर्गों का निर्माण हो गया। अब दो वर्ग यहाँ पर बन गए हैं। ठीक है, दो वर्ग में लोग जो थे दो वर्ग में डिवाइड हो गए हैं औद्योगिकीकरण के कारण। एक धनी व दूसरा निर्धन। ठीक है, एक तो धनी वर्ग बन गया और दूसरा निर्धन बन गया। वास्तव में निर्धनता सामाजिक परिस्थितियों की ही देन है। ठीक है, जो निर्धनता है वो किसकी देन है? वो सामाजिक परिस्थितियों की ही देन है और इसका स्वरूप बहुआयामी है तथा इस बात में भी सत्यता प्रतीत होती है कि आर्थिक गरीबी ही गरीबी का बोध कराती है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो गरीबी है वही गरीबी का बोध कराती है।
तो आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन इसका है, भारत के गांवों में किन वर्गों के लोग गरीब हैं? ठीक है, तो भारत के गांवों में कौन से वर्ग ऐसे हैं जो कि गरीब हैं, जिन्हें हम गरीब कह सकते हैं? तो भारत के गांवों में छोटे किसान, ठीक है, भारत के गांवों में छोटे किसान हैं, खेती है जो खेती करने वाले हैं, मजदूर हैं, ठीक है, कारीगर तथा शिल्पकार वर्ग के लोग मुख्यतः गरीब हैं। ये जो तबका है गांवों में, ये गरीबी में आता है, गरीब इन्हें कह सकते हैं। छोटे किसान, गांव के छोटे किसानों के पास भूमि की कमी के कारण पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हो पाता है, ठीक है, जो छोटे किसान हैं उनके पास भूमि कम है, जमीन कम होने के कारण उनके पास पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं हो पाता है, इसलिए वो गरीब हैं। उनके पास नई तकनीकी और औजारों का अभाव रहता है, ठीक है, उनके पास जमीन कम है इसलिए अनाज कम होता है, तो इसलिए अनाज वो कम बेच पाते हैं और उनके पैसे कम आते हैं, तो इस वजह से वो नई तकनीकी और औजार भी नहीं ले पाते हैं, उनका भी उनके पास अभाव रहता है, जिससे भी अपनी पैदावार को बढ़ाने में सफल नहीं हो पाते हैं, इसी कारण वो अपनी पैदावार भी नहीं बढ़ा पाते हैं। बीज व खाद की समस्या व पानी की समस्या भी उनके कृषि कार्य में बाधा पहुंचाती है। इन साधनों के लिए भी अमीर घरों के साधन संपन्न लोगों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है, इन सब चीजों के लिए, पानी के लिए और जो बाकी चीजें हैं उनके लिए भी वो जो छोटी किसान हैं वो जो अमीर लोग हैं उन पर वो निर्भर करते हैं और सदैव कर्ज में डूबे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो साधन संपन्न जो लोग हैं उनसे वो कर्ज लेकर अपना काम करते हैं, इसलिए वो सदैव कर्ज में ही डूबे हुए रहते हैं। कर्ज लंबे समय तक चलता रहता है, इसलिए इनकी पारिवारिक स्थिति कमजोर रहती है और ये निर्धनता से घिरे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है खेतीहर मजदूर, खेतों में काम करने वाले जो मजदूर हैं, इस प्रकार के खेतीहर मजदूर के पास भी बहुत कम भूमि पाई इनके पास ही भूमि बहुत कम होती है, इनके द्वारा अपनी भूमि की आय पर जीवन यापन करना संभव नहीं हो पाता, ठीक है, इनके पास इतनी कम भूमि होती है कि जीवन यापन उस भूमि पर नहीं कर सकते हैं तथा जीवन निर्वाह करना कठिन होता है, इसलिए इन्हें दूसरे लोगों की भूमि पर खेतीहारी यानी कि उनकी दूसरी लोगों की जो खेती होती है उन पर उन्हें काम करना होता है मजदूर के रूप में। फिर भी इस तरह से यह लोग निर्धन वर्ग में ही आते हैं, ये निर्धन ही रहते हैं क्योंकि जीवन निर्वाह के साधनों की कमी रहती है, इनके पास जीवन निर्वाह के साधनों की सदैव कमी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कारीगर तथा शिल्पकार, ठीक है, तीसरा वर्ग इसमें क्या आता है, कारीगर और शिल्पकार। कारीगरों व शिल्पकारों द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, ठीक है, कारीगर और शिल्पकार क्या करती हैं, वस्तुओं का निर्माण करते हैं, इनके द्वारा जो वस्तुएं निर्मित की जाती हैं उनका मूल्य बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, इनकी मेहनत का, इनकी चीज बनाने का, जो भी वस्तुएं बनाते हैं उनका मूल्य इन्हें कम मिलता है और समय अधिक खर्च होता है, ठीक है, इनका समय ज्यादा लगता है, वह उत्पादन कम होता है और इनका उत्पादन भी कम होता है, मजदूरी भी उन्हें कम ही दी जाती है, ठीक है, वो जो कार्य करते हैं उनका पैसा भी उन्हें कम मिलता है, इसलिए भी ये निर्धन रहते हैं, यही कारण है कि ये गरीब बने रहते हैं, ये निर्धन रहते हैं क्योंकि इनके हुनर का इन्हें सही दाम नहीं मिलता है और अपनी दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को भी नहीं ले पाते हैं, इनकी जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें होती हैं इन्हें भी वो नहीं खरीद पाते हैं, सिर्फ मूलभूत आवश्यकताओं में से एक रोटी वाली ही आवश्यकता को पूरा करने में जीवन व्यतीत हो जाता है, बाकी की मूलभूत आवश्यकताओं की ओर सोचने का भी इन्हें समय नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये जो तीनों वर्ग हैं इसमें गरीबी के क्या क्या कारण है ये आपने देखे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट इसमें थर्ड क्वेश्चन है शहरी गरीबी, शहरी गरीबों की आवास समस्या के स्वरूप तथा विस्तार की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब शहरी गरीबों की जो आवास समस्याएं हैं उनको आपको बताना है विस्तार से, चलिए देख लेते हैं इनको भी। आवास मकान को कहते हैं, घर को कहते हैं, ठीक है।
आवास उस स्थान को कहा जाता है जहां लोग रहने के लिए मकान बनाते हैं। आवास मानव को सामाजिक, अराजक तत्वों व प्राकृतिक प्रभावों से बचाता है। ठीक है। साथ ही मानव का अपने द्वारा निर्मित मकान से भावनात्मक लगाव भी होता है। धीरे धीरे वह मानव के लिए विश्राम की आनंददायक अनुभूति का केंद्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है। भारत में आवास की समस्या बहुत ही गंभीर है। ठीक है, हमारे यहाँ आवास की जो समस्या है वो काफी गंभीर है। शहरों में तो इसकी स्थिति और भी बदतर है। यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग निवास करते हैं जिनके पास घर जैसे साधन उपलब्ध नहीं होते हैं। समाजशास्त्रियों के तथ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आवास के प्रति 3 प्रमुख दृष्टिकोण हो सकते हैं। पहला, आवास सामाजिक जीवन की अति अनिवार्य आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, जो आवास है, घर है, वो सामाजिक जीवन की एक मेन आवश्यकता है, मुख्य जरूरत है, क्योंकि समाज में रहने के लिए वह प्रकृति के नियम को बनाए रखने के लिए विवाह आवश्यक है और विवाह के बाद वैवाहिक जीवन की प्रजनन प्रक्रिया के लिए एक सुरक्षित आश्रय का होना आवश्यक होता है। दूसरा, सामाजिक परिस्थिति को बनाए रखने के लिए भी यह आवश्यक है। तीसरा, घर की जो आवासीय स्थिति होती है, व्यक्ति की सामाजिक स्तर की पहचान कराती है। ठीक है, तीसरा क्या है, घर की जो आवासीय स्थिति होती है वो व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भी पहचान कराती है। भारत की शहरी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग गरीब है। हमारे देश में जो शहरी जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब है, इसलिए इनकी आवास समस्या बनी रहती है। शहरों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ठीक है, शहरों में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें फुटपाथ पे सोना पड़ता है या छोटे छोटे झोपड़ियों में रहना पड़ता है, जहाँ सफाई नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती है। इन झोपड़ियों में मनुष्य एक नगरीय जीवन जीता है। इन झोपड़ियों में एक व्यक्ति किस तरह का जीवन जीता है, एक नरकीय जीवन जीता है, बहुत ही बदतर जीवन जीता है। ठीक है, शहरों में जिन लोगों के पास आवास नहीं है, मजदूरों ने नगरों में जहां जगह मिली वहीं झोपड़ियां अनधिकृत रूप से बना ली। जहां भी उन्हें जगह मिलती है मजदूरों को, वो वहां पर झोपड़ियां बना लेते हैं रहने के लिए। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास आवास नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार शहर कई कॉलोनियां भी अनधिकृत रूप से बस गई हैं और वहां स्थान की आपाधापी में नालियों के लिए और पानी निकलने की भी उचित वहां पर व्यवस्था नहीं है। ठीक है, वहां पे नालियों की व्यवस्था नहीं है ताकि उचित पानी निकल सके, उन चीजों की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वहां पर कई चीजों का अभाव है। और वहां पर पानी भरा रहता है और कीटाणु वहां पर डेवलप हो जाते हैं, कीटाणु पैदा हो जाते हैं क्योंकि पानी वहां पर रुका रहता है। फलाहार रोग की उत्पत्ति होती है। ऐसे में क्या होता है, जब पानी रुका रहेगा तो वहां पर कई तरह की कीटाणु उत्पन्न होंगे, उससे रोग पैदा होंगे। इस तरह की स्थिति भी शहरों में उत्पन्न हो जाती है। मनुष्य वास्तव में नरक के जीवन जी रहे हैं और इस तरह से जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। शहरों व औद्योगिक नगरों में तो यह समस्या और भी जटिल है। यहाँ जो मलिन बस्तियों, यहाँ बहुत ज्यादा मलिन गंदी बस्तियां हैं, बस्तियों की समस्या ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की बस्तियों के कारण बहुत सारी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, लोग बहुत ही बदतर जीवन जी रहे हैं। आई होप ये समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है, 4th क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण तथा शहरी गरीबी की समस्या के स्वरूप और विस्तार पर प्रकाश डालने में कौन कौन से 5
पहलू सहायक रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 पहलू बताने हैं कि कौन कौन से पहलू हैं जो कि भारत में ग्रामीण तथा शहरी गरीबी की समस्याओं के स्वरूप और विस्तार पर प्रकाश डालने में सहायक है। इनके 5 आपको पॉइंट बताने हैं। चलिए इन्हें देख लेते हैं। वर्तमान में गरीबी भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या है। ठीक है, जो गरीबी है वो हमारे देश की एक मेन समस्या है। यह विकसित व विकासशील दोनों प्रकार के देशों में भयंकर रूप से विद्यमान है। इसके कारण निर्धन लोगों की सोच नकारात्मक हो जाती है। ठीक है, इसी के कारण क्या है, जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब हैं, उनकी सोच भी कैसी हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। इससे उनमें अलगाव की प्रवृत्ति जन्म लेती है, जो समाज के लिए अत्यंत खतरनाक हो सकती है। इसके स्वरूप और विस्तार को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनके अंतर्गत शहरी व ग्रामीण गरीबी पर रोशनी डाली जा सकती है। वो किस प्रकार है? शहरी और ग्रामीण जो गरीबी है उनके आपको 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, इनको आप थोड़ा समझ लीजिए। फर्स्ट पॉइंट में आपको बताया गया है संपत्ति का असमान वितरण। ठीक है, ऐसी हेडिंग आप डालेंगे हाईलाइट करके। संपत्ति का असमान वितरण ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में अंतर की स्थिति को स्पष्ट करता है। जब प्रसिद्ध विद्वानों द्वारा व्यक्ति की आय पर अनुमान के लिए अध्ययन किए गए, तब यह निष्कर्ष निकाला गया कि शहरी व ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण है। ऊपरी तथा निचले आय वर्गों में आर्थिक आय का अंतर गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक व्याप्त है और जितने भी आर्थिक विकास हुए हैं उनमें लाभ सदैव ही गांव व शहर के धनी वर्ग को प्राप्त हुआ है। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, शहर हो या गांव हो। ठीक है, जो भी लाभ मिलते हैं, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं होती हैं या जो भी लाभ होते हैं वो सबसे ज्यादा किसको मिलते हैं? चाहे गांव हो या शहर हो, धनी जो लाभ मिलते हैं वो धनी वर्ग को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा है संपत्ति पर अधिकार का ढांचा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संपत्ति पर अधिकार का ढांचा। यदि भूमि स्वामित्व की संरचना पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के वितरण में बहुत ही असमानता पाई जाती है। सरकार द्वारा इसके लिए अनेक प्रयास किए गए हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदली है। 1981 के बीच के 2 दशकों में कुल कामगारों की संख्या में काश्तकारों का घटता अनुपात 52.3% से घटकर 41.5% हो गया और खेतिहरों मजदूरों का बढ़ता अनुपात 17.2 से लेकर 17.2% से लेकर बढ़कर 25.2% तक यहाँ पर बदलाव देखा गया है कि गरीबी बढ़ रही है। ये देखा गया है कि किस तरह से गरीबी बढ़ रही है। साथ ही बेरोजगारी की वृद्धि से गरीबी और अधिक बढ़ी है। बेरोजगारी के कारण और भी ज्यादा गरीबी बढ़ गई है। इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में लोगों में संपत्ति की असमानता को देखा जा सकता है। कुछ लोग पटरियों पर जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ लोग पटरियों पर सड़क के किनारे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। किसी के पास बहुत ही कम संपत्ति पाई जाती है, वहीं संपन्न वर्ग में संपत्ति में और बढ़ोतरी होती है और जो संपन्न वर्ग है उसकी संपत्ति सदैव बढ़ती रहती है और जो गरीब वर्ग है उसकी संपत्ति सदैव ही घटती रहती है। इसलिए संपत्ति पर अधिकार के ढांचे पर यह पहलू शहरी और ग्रामीण संपत्ति की असमानता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पॉइंट 3, निरक्षरता और स्वास्थ्य। ठीक है, निरक्षरता और स्वास्थ्य। शिक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः निर्धन लोग ही
निरक्षरता की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखें या शहरों में भी देखें, जो लोग गरीब हैं उन्हें या तो वो शिक्षित है नहीं या फिर उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, गरीबी के कारण उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाई है। निर्धनता मनुष्य को खाने पीने व रहन सहन संबंधी आवश्यकताओं से परे हटकर शिक्षा के बारे में सोचने ही नहीं देती। ठीक है, गरीबी जो है, निर्धनता जो है, वो शिक्षा के बारे में लोगों को सोचने ही नहीं देती, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की खाने पीने और उनकी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पाती हैं। निर्धन लोग शिक्षा पर खर्च किया धन व्यर्थ ही मानते हैं। ठीक है, जहाँ तक कि स्वास्थ्य का प्रश्न है, और जहाँ तक हम स्वास्थ्य की अगर बात करें तो आज के प्रगतिशील समय में अधिकतर गांवों में स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा तक नहीं है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, और शहरों में यह सुविधा इतनी महंगी साबित हो रही है कि गरीब लोगों द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, गांवों में स्वास्थ्य की सुविधाएं है नहीं और शहरों में ये सुविधाएं इतनी महंगी हैं कि एक गरीब इंसान अपना इलाज भी नहीं करा पाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें है पॉइंट 4, खपत पर प्रति व्यक्ति खर्च का ढांचा। अब खपत पर अगर प्रति व्यक्ति का ढांचा हम देखें तो गरीब व अमीरों में प्रति व्यक्ति खर्च के ढांचे में भी असमानता विद्यमान है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खपत पर औसत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देखने को मिलती है, फिर भी शहरों के कम आय वाले 40% तथा गांवों में 5% से कम आय वालों की स्थिति दयनीय कही जा सकती है। ठीक है, इनकी स्थिति दयनीय ही रहती है। इसका दूसरा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण यह है कि अधिक आय वाले और कम आय वाले लोगों के व्यय के स्तर में भी अंतर आता जा रहा है। ठीक है, इसमें जिसकी आय कम है और जिसकी आय अधिक है उनमें भी अंतर देखने को मिलता है। इस प्रकार की विषमता शहरों में अधिक पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो अंतर है वो शहरों में ज्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट इसका लास्ट पॉइंट आपका है गरीबी का क्षेत्रीय ढांचा। अब गरीबी का क्षेत्रीय ढांचा क्या है? गरीबी को क्षेत्रीय स्तर पर देखने से स्पष्ट होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में शहरी व ग्रामीण स्थानों पर इसका विस्तार अलग अलग है। ठीक है, इसका जो विस्तार है चाहे शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलता है। NSS द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 1981 में सबसे अधिक शहरी गरीबी उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, 1981 में जो NSS ने एक अपना अध्ययन किया है उसमें इन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा शहरी गरीबी है वो कहाँ देखने को मिली है, वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है, और सबसे कम गरीबी हरियाणा में देखने को मिली है। ठीक है, दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे कि सबसे कम गरीबी 1981 के अध्ययन में देखने को मिली है तो उत्तर प्रदेश में, और सबसे अधिक गरीबी उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है और सबसे कम हरियाणा में देखने को मिली है। ठीक है, शहरों में मिलित बस्तियों में जो मलित बस्तियां हैं, जो मलिन बस्तियां हैं, शहरों में रहने वालों की संख्या काफी थी। ठीक है, शहरों में जो मलिन बस्तियों झोपड़पट्टी में रहने वाले उसकी जो संख्या थी वो सबसे ज्यादा थी। तो इस प्रकार ये समस्या बढ़ती ही दिखाई दे रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, वरना वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।